हेलो नमस्कार, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम लोग बात करेंगे काला मोतिया के बारे में, संबलबाई के बारे में। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में ही बताया था, अगर वो ब्लॉग्स आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 3-4 ब्लॉग्स में मैं आपको काला मोतिया के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट दे दूँ कि आप अपनी बीमारी घर में या आपके आसपास या आपको अगर कोई भी इस तरह की शक है तो एटलीस्ट आप उसको पहचान पाएँ और समय से आपको मेडिकल अटेंशन लेने में आसानी रहे। मेरा पर्पज़ कोई इन्फॉर्मेशन से किसी को न डराने का है, ना मेरा पर्पज़ है कि आप उसका ट्रीटमेंट खुद शुरू कर देंगे, लेकिन पर्पज़ है कि आप उसको पहचान पाएँ समय से। क्योंकि काला मोतिया में तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपने अगर बीमारी को पहचान लिया समय से तो बस आपने बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर ली, और अगर आपने नहीं पहचाना और देर की तो काला मोतिया हावी हो जाता है और आपकी आँख को परमानेंटली डैमेज कर देता है। तो मैंने लास्ट 2 ब्लॉग्स में बताया था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसका लिंक से जाके आप वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने 2 व्लॉग्स में आपको, पहले व्लॉग में मैंने आप काला मोतिया के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या सिम्टम्स आपके हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको मेडिकल अटेंशन में जाना चाहिए। और दूसरा मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने नैरो एंगल ग्लॉकोमा के बारे में बात की थी। आज उसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ओपन एंगल ग्लॉकोमा के बारे में। जैसे मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि 2 तरह के ग्लॉकोमा होते हैं, पहला नैरो एंगल ग्लॉकोमा और दूसरा ओपन एंगल ग्लॉकोमा। अब ये एंगल्स क्या भला होती है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आँख के अंदर एक बैलेंस है फ्लूइड प्रेशर का ना, जब तक आँख के अंदर एक बैलेंस नहीं होगा तो कॉर्निया ढीला हो जाएगा। तो कॉर्निया अगर ढीला होगा तो जैसे पॉलीथीन को आप ढीला कर दीजिए तो आपकी ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप पॉलीथीन को आप टाइट कर देंगे, खींच देंगे, तो आपको उसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी। तो वैसे ही नेचर ने हमारी आँख में इतना खूबसूरत बैलेंस बनाया है कि आँख का एक सिस्टम है जिससे कि वो अपना कॉन्टूर और अपना शेप मेंटेन करती है। अगर वो शेप मेंटेन होगा तो हम क्लियर देख पाएंगे, क्योंकि कैमरा पूरा ओपन रहेगा, सारे स्ट्रक्चर्स उसके स्ट्रेच रहेंगे और एकदम टाइट रहेंगे, और डिफ्रैक्टिव सर्फेसेस में किसी तरह का झोल नहीं होगा। कॉर्निया में अगर झोल हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, लेंस आपका ढीला हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए नेचर ने एक बैलेंस दिया है, जिसमें कि आँख के अंदर फ्लूइड बनता है और वो ड्रेन होता रहता है। फ्लूइड बनता है सिलेरी प्रोसेसेस के थ्रू। जो काली पुतली हमारी है, यह हमारा शीशा है कॉर्निया, उसके अंदर हमें काली पुतली दिखती है, उसका शटर है जिससे कि हमारी आँख को रोशनी को कंट्रोल होता है। उसके पीछे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं और वहाँ से फ्लूइड बनता है और वो काली पुतली के थ्रू होता हुआ आगे आता है और फिर वो एंगल्स में ड्रेन हो जाता है। यानी हमारी जो कॉर्निया है, इसके साइड्स में हमारे छोटी छोटी छलनियाँ होती हैं जिसको हम लोग ट्रेबेकुलर मेशवर्क कहते हैं, वहाँ से वो ड्रेन हो जाता है। तो जैसे नैरो एंगल ग्लॉकोमा है, तो नैरो एंगल्स में क्या है कि एंगल में जगह नहीं है, कम है, कॉम्प्रोमाइज़ है। जैसे आँखें छोटी हैं साइज़ में, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हैं आँख के अंदर, तो वहाँ पर आपका एंगल्स में फिजिकल जगह नहीं रह गई, तो इसलिए प्रेशर बढ़ गया। अब ऐसे ग्लॉकोमा भी होते हैं जिसमें कि एंगल्स ओपन हैं लेकिन फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो पानी तो बन रहा है, पानी अपनी स्पीड से बन रहा है, लेकिन अगर वो ड्रेन नहीं होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा ड्रेन नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अगर हम गोनियोस्कोपी यानी चेक करके एंगल्स को अगर हम देखें कि वो खुला हुआ है, तो इसका मतलब उसको हम ओपन एंगल ग्लॉकोमा कहेंगे। और ओपन एंगल ग्लॉकोमा का मतलब है कि हमारी मेशवर्क किसी वजह से नहीं काम कर रही, यानी हमारी छलनियाँ काम नहीं कर रही हैं। तो छलनियाँ अगर काम नहीं कर रही हैं, उस कंडीशंस में अब आँख का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो आँख के अंदर पीछे से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आएगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आएगा तो टिश्यूज़ धीमे धीमे, आपके सेंसर्स कम होने लगेंगे, आपकी नर्व डैमेज होने लगेगी। तो काला मोतिया में होता क्या है, यही तो होता है ना कि आपके सेंसर्स ख़त्म हो जाते हैं और आपकी नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे कि हमारा आँख के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती थी वो अब नहीं रह गई, तो वो हमारा दिमाग तक अब नहीं पहुँचेगी और हम उस ब्लाइंड हो जाते हैं। और एक बार जो सेंसर्स लॉस होते हैं, क्योंकि सेंसर्स जो हैं वो आप एक तरह से समझिए कि वो ब्रेन का पार्ट है। अगर ब्रेन में किसी एरिया में डेथ हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए, या कोई एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ना हो, तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो आइज़ के साथ भी ऐसा ही है, अगर सर्कुलेशन कम होगा तो धीमे धीमे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और वो एक बार जो डेड होंगे वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। यही काला मोतिया की सबसे प्रॉब्लम है, बड़ी बात है कि हमारी आँख में एक बार डैमेज होने के बाद फिर वो अनफॉर्चुनेटली फिर रिकवर नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है टाइमली पहचानना। तो अगर आप, अब ऐसे में क्या लक्षण होंगे, हमें कैसे पता लगेगा साहब, हमें तो पता नहीं, हम तो अपने एंगल्स देख नहीं सकते, तो डॉक्टर ही देख के बताएगा। और हम कैसे विश्वास करें कि हमारी आँख में जो डॉक्टर ने बताया है ये बात सही है कि नहीं, तो थोड़ा तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा
तो सच्चाई ये है कि काला मोतिया के इस प्रकार में, जैसे नैरो एंगल ग्लॉकोमा में आपको शाम के समय आंखों में दर्द, भारीपन, भौहों में दर्द, कमरे में धुआं सा भरा लगना, बल्ब के चारों तरफ या कोई फोकस लाइट के चारों तरफ सतरंगी घेरे नज़र आना, ऐसे लक्षण होते हैं और आपको पता लग जाता है। आप चेकअप कराते हैं, प्रेशर बढ़ा मिलता है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, लेज़र होता है या दवाएं शुरू की जाती हैं। यहाँ पे ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, ज़्यादातर लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होता। अब कोई भी लक्षण नहीं होगा तो कैसे हमें पता लगेगा? तो यहाँ पर एक रूटीन आई चेकअप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने अपने बहुत शुरू के भी व्लॉग्स में मैंने बताया है कि जैसे हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं कि भाई हमें बच्चा पैदा हुआ है तो हमें ये वैक्सीन लगने हैं, फिर वो चौथे हफ्ते में ये लगेगा, फिर 1 साल में ये लगेगा, फिर 5 साल में ये लगेगा, फिर 10 साल में लगेगा, हमें पता है ना। हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, बच्चा हेल्दी रहे, उसको कोई बीमारियाँ ना हो। पहले पोलियो हो जाते थे, ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी, कितनी बीमारियाँ ऐसी थी जो कि हो जाती थी जिनसे कि पूरी लाइफ अफेक्ट होती थी। आज नहीं होती क्योंकि आज वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स लगवा रहे हैं, जानकारी है इसलिए लगवा रहे हैं। तो यही तो जानकारी है कि आँख भी तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसकी भी तो चेकअप होना चाहिए। तो एक बार बच्चा जब पैदा हो तो एक जनरल चेकअप होना चाहिए आँखों का। खासकर बच्चा अगर अर्ली पैदा हुआ, प्री मैच्योर हुआ है, तब फिर कहीं उसको ऑक्सीजन में रखा गया है, ऑक्सीजन दी गई है, तो उसको आरओपी हो सकता है, यानी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी हो सकती है, तो उसके लिए आई टेस्ट कराना ज़रूरी है। फिर एक बार 2 साल पे आई चेकअप कराना ज़रूरी है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर तो नहीं है, नहीं तो आंखों में भैंगापन आ जाता है। फिर 5 साल पे आई चेकअप एक ज़रूरी है जब वो स्कूल जाने लायक हो जाता है। फिर हर 5 साल पे 40 साल की उम्र तक एक चेकअप कराते रहें जिससे कि विज़न ठीक है कि नहीं। 40 साल के बाद अब वो स्टेज आने लगी मिडिल एज में कि माउंट एवरेस्ट की हो गई चढ़ाई पूरी, आपने पहाड़ पूरा चढ़ लिया, अब कुछ समय रुक के वापसी शुरू होगी, यानी हमारी अब एज के साथ हमारी बॉडी डिके होगी। तो यहाँ पर समय आता है जहाँ पे हमें थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी गाड़ी पुरानी हो रही है, अब वो केयर मांग रही है। तो इसलिए आई टेस्टिंग एटलीस्ट साल 1.5 साल में एक बार अपनी आई चेकअप ज़रूर करा लें। उसमें आपके चश्मे भी चेक हो जाएंगे और उसी दौरान हमें पता लग जाएगा, हम आपकी डिस्क को देखेंगे, नसों को देखेंगे और हमें पता लगेगा कि आपको काला मोतिया है कि नहीं। यानी काला मोतिया के इस प्रकार में ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहे और आप रूटीन चेकअप में अगर आएंगे तो आपको चेकअप में पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। और जब पता लगेगा तो लगभग 80 से 90% सेंसर्स ख़त्म हो चुके होंगे। ज़्यादातर लोगों को पता कैसे लगता है कि साहब हम सड़क पे जा रहे थे, हम बगल से कोई आदमी निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और साथ में हमें बहुत अब कम दिखने लगा है, हम कमरे में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बिल्कुल बीच में से हमें दिख रहा है, साइड से हमें दिख नहीं रहा है, यानी हमारा फील्ड ऑफ विज़न कम हो गया है। और घड़ी कहाँ लगी है साहब, ये तो हम ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हम घड़ी की तरफ देखते हैं तब तो हम देख लेते हैं। यानी आपकी सेंट्रल विज़न स्पेयर्ड है लेकिन पेरिफेरल विज़न जा रही है। तो पेरिफेरल विज़न जाने के लिए सब इनिशियल स्टेज में आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि आप उसके साथ एडजस्ट होते चले जाते हैं, लेकिन जब बहुत एडवांस स्टेज होगी तब आपको पता लगेगा। यानी लगभग 80 से 90% अगर सेंसर्स ख़त्म हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा। तो इलाज केवल बचेगा कि 10-15% जो सेंसर्स बचे उनको बचाने के लिए किया जाएगा। जो गया सो गया, तो वही तो नहीं जाने देना है, इसलिए अपनी आई टेस्ट करानी है रेगुलर बेसिस पे। तो इसलिए 40 साल के हो गए हैं तो साल 1.5 साल में अपनी आई चेकअप कराते रहें। खासकर अगर आपके परिवार में माताजी, पिताजी, भाई बहन, कोई भी आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को काला मोतिया है तब तो और भी बड़ी जिम्मेदारी हो रही है। साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ओबेसिटी ज़्यादा है, आप खर्राटे बहुत लेते हैं, आपकी नींद, आप रात रात में उठ के बैठ जाते हैं, इसका मतलब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्लीप एपनियाज़ हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन के डैमेजेस को और ग्लॉकोमा के डैमेजेस को बढ़ाते हैं। और एक तरह का ये ग्लॉकोमा काफ़ी हद तक आपके ब्रेन डैमेजेस के साथ जुड़ा रहता है। ये एक कॉम्बिनेशन है आई के साथ बीमारी आँख का होने का। ऐसे लोगों के ब्रेन में भी डिजनरेशंस होते हैं और आँखों में भी डिजनरेशंस होते हैं, सेंसर्स कम होते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबेसिटी है, आपको ज़्यादा मोटे हैं, वज़न ज़्यादा है, रात में नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, आपको स्लीप अपनिया है, बीच बीच में उठ जाते हैं और आपके घर परिवार वाले लोग बताते हैं कि आप बहुत खर्राटे लेते हैं, तो ऐसे में काला मोतिया होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक पे बहुत प्रेशर है, बॉडी में प्रेशर अगर होगा तो वो प्रेशर आपकी बॉडी का प्रेशर आँखों में रिफ्लेक्ट होगा तो आँख का प्रेशर बढ़ेगा, खासकर रात में सोते समय। तो इसलिए डैमेजेस को रोकने के लिए पहला काम है पहचानना। तो जब आई चेकअप कराएंगे तो पहचाने जाएंगे और अगर कुछ भी सेंसर्स मिलेंगे, मैं लगेगा कि हमारी आपकी आंखों में डिस्क में चेंजेस हैं,
हम फील्ड टेस्ट करके उसको पता लगा लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, प्रेशर चेक करेंगे आँख का, और साथ में फिर आपको कुछ कंजर्वेटिवली हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। कोई सर्जरी तुरंत कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि साहब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हमें वो तुरंत बता देंगे कि आपकी आँख का में मोतियाबिंद है या काला मोतिया है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको काला मोतियाबिंद शुरुआती स्थिति में है तो पहली कोशिश होती है कंजर्वेटिवली मैनेज करना। कंजर्वेटिवली आई ड्रॉप से मैनेज हो जाता है आराम से। कुछ आपको ड्रॉप्स दी जाती हैं शुरुआत में, कोई एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ शुरुआत की जाती है। हाँ, इन मेडिसिन को रेगुलरली आपको डालना पड़ेगा जब तक कि आपको ना बताया जाए कि अब आपको चेंज करना है या बंद करना है। मेडिसिन के ज़रूर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो जब डॉक्टर आपको बताएंगे तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी को एनालाइज करके, जैसे आपको अगर एज़मा की प्रॉब्लम है या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आपको नहीं दी जाएंगी, या अगर आप किसी दवा डालने से आपको किसी तरह की कोई सिम्टम्स एलर्जीज़ वगैरह पैदा हो रही हैं तो वो चेंज कर दी जाएंगी। ओवरऑल ग्लूकोमा की मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। थोड़ी बहुत इचिंग, इरिटेशन, आई लैशेस का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा डार्क पिगमेंटेशंस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन आँख है तब तो जहान है। अगर आँख बचेगी तब तो ये सब चीज़ें काम आएंगी हमारी। लेकिन अब आँख ही नहीं होगी, निगाह ही नहीं होगी, और एक बार निगाह अगर चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी, तब फिर हम क्या करेंगे। इसलिए काला मोतिया के लिए बहुत सावधान रहिए, बहुत समझ के संभल के रहिए, रेगुलर आई चेकअप कराते रहिए। और अगर चेकअप्स में कुछ भी इस तरह की चीज़ आपको डाउट की जा रही हैं, आपको विश्वास नहीं है, एक पे जाके डबल कंफर्म करा लीजिए। लेकिन अगर मेडिसिन आपको बताई गई हैं तो मेडिसिन को रेगुलर यूज़ करिए, और जैसे जैसे आपको एडवाइस की जाए, अगर लगता है कि मेडिसिन नहीं प्रेशर को कंट्रोल कर पा रही हैं, ग्लूकोमा बहुत एडवांस है स्टेज में है और बढ़ता चला जा रहा है, मेडिसिन के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, फील्ड्स डिटोरेट हो रहे हैं, तो फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सर्जरी की जाती है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल है पूछिए, मेरी कोशिश होगी मैं उनको पर्सनली आंसर करूं, और अगर अच्छे क्वेश्चंस अगर आप भेजते हैं तो मैं उनको ब्लॉग बना के आपको आपके सामने पूरा रिसर्च के साथ आ सकता हूं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और मेरी फिर से गुजारिश है, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनी आइज़ की केयर करिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।